नमस्कार दोस्तों, यूपीपीसीएस मेंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की इस सीरीज में मैं प्रशांत आप सबका स्वागत करता हूं। इस सीरीज का ये मेरा 7वां लेक्चर है। इससे पहले इस सीरीज के 6 लेक्चर ऑलरेडी कंडक्ट हो चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सब ने उन सभी लेक्चर्स को एक क्रम से देख लिया है। अगर नहीं देखा है तो आप इस चैनल पे चले जाइए, वहां आपको यूपीपीसीएस मेंस प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर के नाम से एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उस प्लेलिस्ट में इस सीरीज के सभी लेक्चर आपको एक क्रम से देखने को मिल जाएंगे, तो वहां जाकर के आप उन्हें देख सकते हैं। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे यूपीपीसीएस मुख्य परीक्षा 2020 के जीएस के पहले पेपर के पहले 5 प्रश्नों को, क्योंकि ये 2020 जीएस फर्स्ट पेपर का पार्ट 1 है, जिसमें हम 5 लघु उत्तरीय प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। जो लोग इस वीडियो में नए हैं उनको मैं बताना चाहूंगा कि हम लोग 2018 से लेकर के 2024 के दौरान यूपीपीसीएस मेंस के जो कुल 7 पेपर हुए हैं उन्हें एक क्रम से डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम जीएस 1 को डिस्कस कर रहे हैं। तो 2018 2019 के क्वेश्चंस को हमने डिस्कस कर लिया है। अब नंबर है 2020 के प्रश्नों का, तो उसे इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। कुल 20 प्रश्न जीएस के फर्स्ट पेपर में पूछे जाते हैं, जिसमें से कि 10 लघु उत्तरीय होते हैं जिनका उत्तर 125 शब्दों में, और 10 दीर्घ उत्तरीय होते हैं जिनका उत्तर 200 शब्दों में हमें लिखना होता है। यह बात आप जानते होंगे। तो चलिए अब देर ना करते हुए सीधे हम प्रश्नों पे आए। उससे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि जिन लोगों ने इस बार का पीसीएस का प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लिया है, अब उनको मुख्य परीक्षा में उत्तर लेखन करना है, तो उन लोगों के लिए हम लोग लेकर के आए हैं यूपीपीसीएस 2025 मुख्य परीक्षा हेतु उत्तर लेखन कार्यक्रम। इस उत्तर लेखन कार्यक्रम में तो जनरल जो उत्तर लेखन अभ्यास होता है वो तो होता ही है कि जैसे हम आपको पूरे सिलेबस को कवर करता हुआ प्रश्न बना करके देंगे, आप उस प्रश्न का उत्तर लिख करके हम लोगों के यहां भेजते हैं, हम लोग उसको चेक करते हैं, अपना फीडबैक देते हैं। ये तो हम लोग करेंगे ही साथ प्रत्येक प्रश्न का आदर्श उत्तर कैसा होना चाहिए, यानी मॉडल आंसर भी हम लोग इसमें आपको देते हैं। और ये मॉडल आंसर इस तरीके से हम लोग लिखते हैं कि अगर किसी सब्जेक्ट के किसी खास पोर्शन की तैयारी आपकी ठीक नहीं हो पाई है तो आप इस मॉडल आंसर का भी प्रयोग कर सकते हैं, या इसमें प्रयुक्त तथ्यों का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, बहुत सफलता दिलाने वाला ये अभ्यास का बैच है। अगर आप इसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये हमारा नंबर है, इस पे आप कांटेक्ट करके इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जो लोग 2026 यूपीपीसीएस को टारगेट कर रहे हैं उनके लिए हम लोग लेकर के आए हैं यूपीपीसीएस 2026 फाउंडेशन बैच, जिसमें कि प्रीलिम्स प्लस मेंस यानी इंटीग्रेटेड अप्रोच से हम लोग वीडियो लेक्चर्स में पढ़ाते हैं। इसके साथ ही साथ सारे सब्जेक्ट्स के सारी क्लास की आपको डिटेल्ड पीडीएफ नोट्स दी जाती है, जो कि बाइलिंगुअल होती है, यानी हिंदी में भी होती है, इंग्लिश में भी होती है। साथ ही साथ हम लोग टेस्ट लगातार कराते हैं और प्रीलिम्स के पहले एक पूरी डिटेल्ड टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड कराते हैं। साथ ही साथ सीसैट का पूरा कोर्स भी इसमें शामिल है। तो ये जो फाउंडेशन बैच है वो असल में एक ऐसी छतरी है, एक ऐसा छत है जिसके नीचे आपकी आवश्यकता की सभी वस्तुएं उपलब्ध हैं, यानी जिनकी आवश्यकता आपको यूपीपीसीएस 2026 की परीक्षा को पास करने के लिए चाहिए, वो सारी चीजें इस कोर्स में आपको मिल जाएंगी। तो कहीं आपको भटकना नहीं है, सारी चीजें इस कोर्स में शामिल हैं। तो आप इस नंबर पे जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, यहां पे इस नंबर पे व्हाट्सएप या कॉल करके बात करके इस कोर्स के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए अब चूंकि आप लोग मेंस के विद्यार्थी हैं, समय आप लोगों के पास कम है, तो अब ज्यादा समय न लगाते हुए सीधे हम प्रश्नों पे आते हैं। तो इस जो लोग शुरू से फॉलो कर रहे हैं वो लोग ये समझ रहे हैं कि हम लोग प्रश्नों को डिस्कस करते हैं, क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है, और
जो लिखना है उसे कैसे लिखना है, ये सारी चीजों को हम समझते हैं। इससे क्या है कि आप लगातार प्रश्नों को जब सॉल्व कर लेंगे तो प्रश्न के कीवर्ड्स को पहचानना आप शुरू कर देंगे। प्रश्न में कोर डिमांड क्या है, प्रश्न की मांग क्या है, वो आप समझ पाएंगे। प्रश्न में क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है उसको आप समझ पाएंगे। इसीलिए ये हम लोग पूरा जो है एक क्रम से डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। एक आइडिया भी आपको लगेगा कि कैसे समय के साथ, अब 2018 से हमने शुरू किया है, 2024 तक हम जाएंगे, तो कैसे समय के साथ प्रश्नों की कठिनता के स्तर में वृद्धि होती जा रही है, वो भी हम देखेंगे, ठीक है। अब देखिए, प्रश्न को हम लें उससे पहले मैं एक निवेदन करूंगा कि अगर आप लोगों को यह सेशन अच्छा लगे तो वो कमेंट में जरूर बताइए, जिससे पता चलता है, मोटिवेशन बना रहता है टीचर का भी, क्योंकि बहुत मेहनत करके चीज़ों को पढ़ाया या समझाया जाता है। तो आप लोगों का भी भरोसा या आप लोगों का भी फीडबैक मिलना चाहिए कि नहीं आपको ये पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। तो कमेंट जरूर करिए। आइए पहले प्रश्न पे आते हैं। पहला प्रश्न क्या है, हड़प्पा सभ्यता काल में शहरी नियोजन पर टिप्पणी लिखिए। तो पूरी हड़प्पा सभ्यता को, सिंधु घाटी सभ्यता को जिस एक चीज के लिए हम बहुत याद करते हैं वो शहरी नियोजन है, बल्कि हम ये कहते हैं कि ये 4000 वर्ष पूर्व स्मार्ट सिटी था, ठीक है। तो हमें उसी के बारे में प्रश्न उससे हम पूछा जा रहा है। हड़प्पा सभ्यता काल में शहरी नियोजन पर टिप्पणी हमें लिखना है, तो हमें जो है कमेंट करना है शहरी नियोजन पर हड़प्पा काल के। तो अब आइए देखें कि हमें क्या क्या इसमें लिखना चाहिए। तो जैसे ग्रिड प्रणाली, सिटाडल यानी एक नगर दो भागों में विभक्त था ना, सिटाडल ऊंचा और फिर लोअर टाउन। इसके अलावा पकी हुई ईंटों का प्रयोग हुआ है, पत्थर का प्रयोग नहीं हुआ, पकी हुई ईंटों का प्रयोग हुआ। शहर 2 हिस्सों में विभाजित था। इसके अलावा ईंटों का अनुपात, एक विषय जो पंजाब से लेकर गुजरात तक कॉमन मिली, वो 1, 2 और 4 का निश्चित अनुपात, मतलब हर जगह पूरी हड़प्पा सभ्यता में हर जगह ईंटों का अनुपात एक ही मिला, ठीक है। अब हमें क्या नहीं लिखना है, तो देखिए केवल मोहनजोदड़ो यानी केवल एक शहर पर हमें स्थिर नहीं रहना है, पूरी सभ्यता की हमें बात करनी है। और पतन के कारणों या व्यापार पर हमें चर्चा नहीं करना है। प्रश्न में केवल नियोजन पूछा गया है, उत्तर केवल 125 शब्दों में ही हमें लिखना है। तो अब आइए देखें मुख्य जो पॉइंट्स हमने डिस्कस किए कि क्या लिखना है, तो उसमें क्या क्या हम लिखेंगे। तो पहला, ग्रिड प्रणाली यानी शहर शतरंज की बिसात की तरह व्यवस्थित था। जो मुख्य सड़कें थी वो दक्षिण और पूर्व से पश्चिम की ओर जाती थी, एक दूसरे को समकोण पर वो काटती थी। इसके अलावा 2 स्तरीय विभाजन था, नगर 2 भागों में विभाजित था। एक पश्चिमी दुर्ग, अब इसको लेकर के कुछ लोग कहते हैं कि ये यहां शासक वर्ग रहते थे, लेकिन अब हमें सुरक्षित चलना होगा क्योंकि ये पक्का किसी को नहीं पता है। तो ऐसे में हमने लिख दिया कि वहां सार्वजनिक इमारतें थी और जो निचला शहर था लोअर टाउन, वहां नागरिक रहते थे। इसके अलावा जल निकासी व्यवस्था जिसकी बहुत चर्चा होती है, तो प्रत्येक घर की नाली गली की मुख्य नाली से जुड़ी हुई थी और नालियां ढकी हुई थी और उनमें सफाई के लिए मैनहोल की व्यवस्था भी की गई थी। इसके अलावा निर्माण सामग्री, जो ईंटों की हमने बात की कि एक ही आकार के ईंटें मिले, ठीक है। इसके अलावा जो आवासीय योजना थी उसमें एक विशेष चीज दिखती है कि जो मुख्य जो दरवाजा है वो मुख्य सड़क पर न खुल करके बल्कि गली में खुलता था, जिससे कि गोपनीयता बनी रहती थी। तो एक आंगन, रसोई और स्नान घर होता था। तो देखिए हड़प्पा सभ्यता को जब हम देखते हैं तो हमें यह समझ में आता है कि हड़प्पा के लोग पहले इंजीनियर थे और नालियों की सफाई या पूरा जो व्यवस्था हम देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि कोई, जैसे आधुनिक समय में नगर पालिका होती है, यानी कोई एक बॉडी जो कि नगरों की सफाई व्यवस्था आदि को देखती हो, उस तरह का कोई ढांचा जरूर रहा होगा, तभी इस तरह की चीजें जो है पॉसिबल थी, ठीक है। तो यहां पे आप देख रहे हैं। अब हमने ये कमेंट करके आप लोग बताइएगा कि जैसे हम लोग पीपीटी पर सारी चीजें देखते हैं, उसके बाद उसका जो है इमेज के फॉर्मेट में हम सारी चीजों को देखते हैं। तो अब हमने ये सोचा है, 1-2 प्रश्नों में मैं प्रयोग कर रहा हूं कि
जो पीपीटी पर जो हम लोगों ने लिखा है वो तो हिंदी में रहेगा, और जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ये जो है इंग्लिश में कर दें तो दोनों तरह के स्टूडेंट्स को इससे लाभ हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आदर्श उत्तर की तरफ बढ़ते हैं। अब हमने इतनी बातें तो कर ली कि ऐसे लिखना चाहिए, ये चीजें लिखना चाहिए, ये तो ठीक है, लेकिन उन चीजों का प्रयोग करके उत्तर को लिखा कैसे जाए ये भी समझने की चीज है। तो ये आपके पास आदर्श उत्तर का ढांचा आ गया। जो जो बातें मैंने आपको बताई वो इस उत्तर में दिख रही हैं या नहीं दिख रही हैं, आप चलिए मैं पढ़ता हूं। तो हड़प्पा सभ्यता अपनी समकालीन सभ्यताओं में अपने उत्कृष्ट शहरी नियोजन के कारण विशिष्ट स्थान रखती है। तो एक हमने परिचय दे दिया। यह विश्व की पहली नगरीय सभ्यता थी जिसका आधार वैज्ञानिक और रक्षात्मक दृष्टिकोण था। अब पूछा क्या गया है, शहरी नियोजन की विशेषताएं, तो वही हम बात करेंगे। नगर विन्यास, तो नगर ग्रिड प्रणाली पर आधारित थे जहां सड़कें समकोण पर काटते थे। नगर दो भागों ऊंचे दुर्ग और निचले नगर में विभक्त था। इसके अलावा भवन निर्माण, तो निर्माण में मानक आकार की पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। घरों के खिड़की दरवाजे मुख्य सड़क के बजाय गलियों में खुलते थे जो उनकी गोपनीयता की प्राथमिकता को दर्शाते थे। जल निकासी, यहां की ड्रेनेज व्यवस्था अद्वितीय थी। नालियां ढकी हुई थी और नियमित अंतराल पर कतार जमा होने के कारण गड्ढे बनाए गए थे। इसके अलावा निष्कर्ष, तो हड़प्पा का शहरी नियोजन न केवल उपयोगितावादी था बल्कि नागरिक स्वास्थ्य और स्वच्छता के प्रति उनकी जागरूकता का भी परिचायक था, जो आधुनिक शहरीकरण के लिए आज भी प्रासंगिक है। तो ये पहला प्रश्न हमने डिस्कस कर लिया। अब आइए दूसरे प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है, और दूसरा प्रश्न क्या है, तो वर्ण व्यवस्था पर गांधी जी के विचारों का मूल्यांकन कीजिए। तो वर्ण व्यवस्था पर गांधी जी का क्या विचार था उसका हमें मूल्यांकन करना है। ठीक है, तो अब यहां दो चीजों को हमें समझ लेना है। पहले तो देखिए जी, देखिए गांधी जी वर्ण व्यवस्था और जाति प्रथा को अलग अलग मानते थे। वर्ण हम जानते हैं 4 वर्ण होते हैं, है ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। उसके बाद फिर जातियां हैं, तो कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, कोई यादव है, कोई कुर्मी है, कोई पासवान है, इस तरह से फिर जातियां हैं। तो गांधी जी वर्ण व्यवस्था को, यानी जिसमें 4 की बात की गई है, और जातियां जो कि अब हजारों हैं, इनको 2 अलग अलग आइडेंटिटी मानते थे, वो इनको एक नहीं मानते थे। ठीक है, तो गांधी जी वर्ण व्यवस्था और जाति प्रथा को अलग अलग मानते थे। उनके लिए वर्ण कर्तव्य था यानी धर्म। वर्ण क्या था, कर्तव्य था यानी धर्म, और जबकि जाति को वो शोषण मानते थे। इसके अलावा समानता का भाव, गांधी जी का यह तर्क था कि एक ब्राह्मण और एक सफाई कर्मचारी का सामाजिक महत्व जो है वो बराबर है, और इसे गांधी जी क्या कहते थे, कार्यात्मक समानता, फंक्शनल इक्वलिटी। तो गांधी जी का यह मत था। अब गांधी जी के इस मत का की जो आलोचना करते थे डॉक्टर अंबेडकर, वो इसलिए करते थे क्योंकि उनका मानना था कि ये तो जन्म से ही है ना। ठीक है, आपने बता दिया, लेकिन जाहिर सी बात है कि ये जन्म से ही चल रहा है। तो डॉक्टर अंबेडकर जैसे विचारकों ने इसे रूढ़िवादी माना क्योंकि वह व्यक्ति की पसंद के बजाय जन्म पर आधारित था। अब कोई ब्राह्मण के घर जन्मा तो वो ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय के घर जन्मा तो क्षत्रिय है। ठीक है, तो अब क्या लिखना है हमें वो समझिए। तो सैद्धांतिक पक्ष, हमें यह स्पष्ट करना है कि गांधी वर्ण को जो है, जो गांधी जी हैं वो वर्ण को पेशा मानते थे, यानी प्रोफेशन वो मानते थे। वर्ण को श्रेणी नहीं मानते थे कि कोई ऊपर या कोई नीचे है, यानी ब्राह्मण सबसे ऊपर, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र, ऐसे नहीं मानते थे। उनका मानना था कि सब बराबर हैं। इसके अलावा अस्पृश्यता का विरोध, तो गांधी जी छुआछूत को वर्ण व्यवस्था का हिस्सा नहीं मानते थे। उनका मानना था कि यह बाद में विकृति आ गई और इसका वो विरोध करते थे। हरिजन नामक पूरा उन्होंने प्रोग्राम इसके लिए चलाया। ठीक है, अब हमें क्या नहीं लिखना है, तो इसे केवल ब्राह्मणवादी सोच न कहें। क्यों? क्योंकि हमें गांधी जी के नजरिए से इसके पीछे की सामाजिक स्थिरता को समझाना है, और अंबेडकर बनाम गांधी विवाद में बहुत गहराई से हमें नहीं घुसना है। केवल गांधी जी के विचारों पर हमें केंद्रित रहना है, ध्यान से। ठीक है, आइए अब इतनी बात हो गई तो समझे क्या क्या लिखना है। तो कर्तव्य आधारित विभाजन, गांधी जी के अनुसार वर्ण व्यवस्था श्रम का एक वैज्ञानिक विभाजन है जो प्रतिस्पर्धा को रोकता है और सामाजिक सहयोग को बढ़ावा देता है।
तो वर्ण व्यवस्था की बात कर रहे हैं। अब उसी वर्ण में अगर हम जाति की तरफ भी बढ़े तो आप देखेंगे कि अब कोई लोहार है तो उसका अपना काम है, कोई धोबी है तो उसका अपना काम है। इसी तरह से समाज में बहुत सारी जातियां हैं जो ऐतिहासिक रूप से अपना अपना कार्य करती आ रही हैं। तो वही बात वो कह रहे हैं, वर्ण व्यवस्था श्रम का एक वैज्ञानिक विभाजन है जो प्रतिस्पर्धा को रोकता है और सामाजिक सहयोग को बढ़ावा देता है। तो अब बढ़ई का काम करना है तो लोहार ही करेंगे, दूसरा कोई नहीं करेगा, ये बात। इसके अलावा वंशानुगत सिद्धांत, तो वे मानते थे कि व्यक्ति को अपने पूर्वजों का पेशा अपनाना चाहिए। इससे क्या होता है, इससे समाज में कौशल का संरक्षण होता है और आजीविका के लिए संघर्ष कम होता है। आज भी समझ लीजिए पढ़ाई जो हम लोग कर रहे हैं ये पढ़ाई है, तो पढ़ाई के लिए तो जो तरीका हम लोग अपना रहे हैं वो ठीक है कि एक टीचर है वो स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है, इंफॉर्मेशन दे रहा है। लेकिन जब हम स्किल सीखते हैं, कोई भी स्किल, तो उसके लिए आज भी गुरु शिष्य परंपरा को ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है। यानी एक व्यक्ति जिसको सब आता है वो स्किल और एक व्यक्ति जिसको वो स्किल नहीं आता है, दोनों साथ साथ काम करते हैं और वो सीख लेते हैं, है ना। कहते हैं ना कि मल्लाह के बेटे को अब नाव चलाना आप सिखाएंगे, होता है ना। ऐसे बहुत सारे जातियों को लेकर के कहावत है कि भाई मल्लाह के बेटे को नाव चलाना आप नहीं सिखा सकते। क्यों? क्योंकि वो एक तरह से कहें तो अपने मां के गर्भ से ही वो गुड़ लेकर के आता है ना। तो ये बात है, यहां ये बात कही जा रही है। इसके अलावा श्रेणीबद्धता का निषेध, तो उनके लिए कोई भी वर्ण ऊंचा या नीचा नहीं था। वे कहते थे मेरे वर्ण व्यवस्था में एक सफाई कर्मचारी और एक शिक्षक का दर्जा समान है। इसके अलावा अस्पृश्यता उन्मूलन, तो उन्होंने अस्पृश्यता को वर्ण व्यवस्था का विकृत रूप माना और इसके खिलाफ हरिजन अभियान चलाया। आध्यात्मिक दृष्टिकोण, गांधी जी के लिए वर्ण व्यवस्था भौतिक लाभ के बजाय आत्मसंयम और सेवा का मार्ग था। तो वर्ण व्यवस्था के समर्थक थे गांधी जी, ठीक है, जबकि इसका विरोध करते थे डॉक्टर अंबेडकर। तो अब आइए देखें आदर्श उत्तर को। तो महात्मा गांधी के वर्ण व्यवस्था संबंधी विचार उनके अहिंसक समाज और स्वराज की अवधारणा पर आधारित थे। वे इसे समाज के संतुलन और स्थिरता के लिए अनिवार्य व्यवस्था मानते थे। वर्ण व्यवस्था को गांधी जी के विचारों का विश्लेषण करें, यही तो पूछा गया है प्रश्न में। तो पेशा बनाम जाति फिर से आ गया। तो गांधी जी वर्ण को जन्म आधारित कार्यात्मक विभाजन मानते थे जो समाज में गला काट प्रतिस्पर्धा को रोकने में सहायक था। उनके अनुसार वर्ण का आधार कर्तव्य है, अधिकार नहीं। मर्यादा और समानता, वे वर्णों के बीच किसी भी प्रकार के ऊंच नीच के विरोधी थे। उनका मानना था कि सभी व्यवसायों की गरिमा समान है। विकृतियों का विरोध, तो उन्होंने जातिवाद और अस्पृश्यता को वर्ण व्यवस्था का हिस्सा मानने से इनकार कर दिया और इसे हिंदू धर्म का कलंक बताया। और मूल्यांकन, यही हमें करना था। यद्यपि आलोचक इसे रूढ़िवादी और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के विरुद्ध मानते हैं, किंतु गांधी का उद्देश्य एक ऐसा सहकारी समाज बनाना था जहां आर्थिक लालच के बजाय सामाजिक सेवा मुख्य आधार हो। ठीक है, तो ये दो प्रश्नों को हमने डिस्कस कर लिया। अब तीसरा प्रश्न आ गया विश्व के इतिहास से और मुसोलिनी पर आधारित ये प्रश्न है। आइए देखें प्रश्न को। इटली में फांसीवाद के नेता मुसोलिनी की विदेश नीति पर समीक्षात्मक टिप्पणी लिखिए। हिटलर पर इससे पहले प्रश्न आ चुका है। तो इटली में फांसीवाद के नेता मुसोलिनी की विदेश नीति पर समीक्षात्मक टिप्पणी लिखिए। अब कुछ चीजों को यहां ध्यान से समझ लीजिए। पहला, मुसोलिनी का नारा था इटली या तो अपना विस्तार करे या नष्ट हो जाए। तो स्पात्सियो विटाले उसका नारा था, यानी इटली के लिए एक जीवन क्षेत्र, जिस तरीके से हमने हिटलर वाले प्रश्न में देखा जिसमें यह पूछा गया था कि हिटलर किस सीमा तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर के लिए उत्तरदायी था, तो उसमें हमने लेबेन्सराम की नीति का उल्लेख किया था कि महान जर्मन आर्यों को एक क्षेत्र चाहिए अपने जीवन के लिए, यानी उनके विस्तार के लिए। उसी तरीके से जो मुसोलिनी का नारा था स्पात्सियो विटाले, जिसके बारे में उसने कहा ये इटली या तो अपना विस्तार कर ले या नष्ट हो जाए। इसके अलावा लक्ष्य क्या था? तो प्राचीन रोमन साम्राज्य के गौरव को पुनर्जीवित करना। हिटलर का क्या था?
प्राचीन रोमन साम्राज्य के गौरव को पुनर्जीवित करना और भूमध्य सागर को इटली की झील बनाना, यह उसका लक्ष्य था। तो अब क्या लिखना है इसको समझिए। तो सबसे पहले मुख्य उद्देश्य तो स्वराज्योत्कर्ष, हिंदी ट्रांसलेशन हमने किया, और रोमन प्रतिष्ठा का उल्लेख। प्रमुख घटनाएं तो इथियोपिया पर आक्रमण, स्पेनिश गृह युद्ध और रोम बर्लिन धुरी का जिक्र हमें करना है, और आलोचना दिखाएं कि कैसे उसकी विस्तारवादी नीति ने हिटलर को आर्थिक रूप से खोखला कर दिया, क्योंकि मुसोलिनी शेर की खाल पहन करके दहाड़ना चाहता था और इटली की आर्थिक स्थिति, सैन्य शक्ति उस दहाड़ को संभालने के लायक नहीं थी। अगर हम देखें पूरे एक्सिस पावर को, तो उसमें हम इटली को देखें, रोम को देखें, इसके अलावा हम बर्लिन को देखें, इसके अलावा हम टोक्यो को देखें, यानी जापान, जर्मनी, इटली, इसमें सबसे कमजोर शक्ति इटली ही साबित हुआ। ठीक है, तो क्या नहीं लिखना है? केवल घरेलू नीतियां हमें नहीं लिखनी है, दूसरे विश्व युद्ध की पूरी कहानी यहां हमें नहीं सुनानी है। अब आइए प्रमुख बिंदु एवं व्याख्या पर। तो साम्राज्यवादी विस्तार, मुसोलिनी ने 1935 में इथियोपिया पर आक्रमण किया, यह राष्ट्र संघ लीग ऑफ नेशन की विफलता और मुसोलिनी की आक्रामक नीति का चरम था। भूमध्य सागर पर प्रभुत्व, तो वह भूमध्य सागर को मारे नोस्ट्रम यानी हमारा समुद्र कहता था कि भूमध्य सागर क्या है? हमारा समुद्र है, यानी इटली का समुद्र है। तो उसका लक्ष्य ब्रिटेन और फ्रांस के प्रभाव को यहां कम करके यहां इटली का वर्चस्व स्थापित करना था। इसके अलावा हिटलर के साथ गठबंधन, तो 1936 में जर्मनी के साथ रोम बर्लिन धुरी और 1939 में पैक्ट ऑफ स्टील यानी इस्पात संधि करके उसने इटली के भाग्य को नाजीवाद से जोड़ दिया। इसके अलावा वैचारिक युद्ध, तो स्पेनिश गृह युद्ध में जनरल फ्रैंको की मदद करके उसने यूरोप में फांसीवाद को फैलाने का प्रयास किया। अब यहां पे देखिए हमने जितनी बातें की, अब इस चार्ट के माध्यम से ये सारी चीजें जो है हमने इंग्लिश में किया है। अब आगे से पीपीटी में हम यही करेंगे हर प्रश्न के साथ। ठीक है, तो इंपीरियलिस्ट एक्सपेंशन, मेडिटेरियन डोमिनेशन, अलायंस विथ हिटलर, जितनी बात हमने हिंदी में किया, आइडियोलॉजिकल वार। ठीक है, आइए अब हम सीधे आते हैं आदर्श उत्तर पे। प्रस्तावना, तो मुसोलिनी की विदेश नीति उग्र राष्ट्रवाद, सैन्य गौरव और प्राचीन रोमन साम्राज्य के पुनरुद्धार की आकांक्षा पर आधारित थी। उसका मूल विजन इटली को एक महान शक्ति, ग्रेट पावर के रूप में स्थापित करना था। यही जापान भी चाह रहा था, यही जर्मनी भी चाह रहा था। तो प्रमुख विशेषताएं और समीक्षा हमें करनी है। तो आइए सबसे पहले समझें विस्तारवाद। तो 1935 में इथियोपिया पर अधिकार करके मुसोलिनी ने अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को चुनौती दी और उसने अल्बानिया का भी विलय किया। इसके अलावा धुरी राष्ट्रों का निर्माण, तो ब्रिटेन और फ्रांस के विरोध के कारण वह जर्मनी के करीब आया, जिसके परिणाम स्वरूप रोम बर्लिन धुरी का निर्माण हुआ। समीक्षा, तो मुसोलिनी की नीति अत्यधिक अवसरवादी और संवेगात्मक यानी इमोशनल थी। जहां शुरुआत में उसने लोकार्नो संधियों के माध्यम से सम्मान हासिल किया, वहीं बाद में हिटलर पर उसकी बढ़ती निर्भरता ने इटली की संप्रभुता को कमजोर कर दिया। तो पूरी तरीके से हिटलर ही गाइड कर रहा था पूरे इटली को। उसके बाद फिर मुसोलिनी को जब गिरफ्तार कर लिया गया तो छुड़ा करके भी लाने का काम हिटलर ने ही किया। अंततः यानी अब निष्कर्ष की तरफ हम बढ़ रहे हैं, उसकी आक्रामक और अदूरदर्शी विदेश नीति ने इटली को एक ऐसे युद्ध में धकेल दिया जिसके लिए वह तैयार नहीं था, जिससे न केवल उसके फांसीवादी शासन का अंत हुआ बल्कि इटली का भारी विनाश हो गया। अब आइए सीधे जो है चौथे प्रश्न पर हम आ गए हैं। अब ये जो है भारतीय समाज से प्रश्न है, कठिन प्रश्न है। देखिए, भारत को सम्मिश्र सांस्कृतिक समाज होने के लाभों का वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले सम्मिश्र सांस्कृतिक समाज क्या होता है उसको समझना पड़ेगा हमें। तो क्या है, देखिए, सम्मिश्र संस्कृति का अर्थ है विभिन्न धर्मों, जैसे भारत में है, भाषाओं, हजारों भाषाएं हैं, रीति रिवाजों और इस तरह का आपस में मिल जाना कि एक साझा पहचान बन जाए। तो एक साझा पहचान
भारतीय बन जाए। भारत में कितने विदेशी आक्रमणकारी आए और धीरे धीरे इस संस्कृति में वो विलुप्त हो गए, अब आज उनकी पहचान नहीं की जा सकती। ठीक है, तर्क क्या है, यहां लिखा है ना, भारत को एक सम्मिश्र सांस्कृतिक समाज होने के लाभों का वर्णन कीजिए। सीधे लाभ, मतलब एग्जामिनर ने ये बना लिया है कि इसका लाभ ही है, इसको नुकसान कोई नहीं है, सीधे पूछा जा रहा लाभों का वर्णन कीजिए। तो अब हम तर्क समझ रहे हैं। तो तर्क का है क्या है, ये समाज को कठोर यानी रिजिड होने से बचाती है और उसे लचीला यानी फ्लेक्सिबल बनाती है। तो ये एक मिश्रित धातु की तरह है कि मिश्रित धातु कई धातुओं को जोड़कर जो बनती है तो वो केवल सिंगल धातु से बनी चीजों से मजबूत होती है। ठीक है, वैश्विक संदर्भ, तो भारत को एक सॉफ्ट पावर के रूप में देखा जाता है क्योंकि हम दुनिया को वसुदेव कुटुंबकम का संदेश देते हैं, पूरी दुनिया ही एक परिवार है। ठीक है, अब प्रश्न की समझ को देखें तो बहुआयामी लाभ हमें बताना है, लाभ ही पूछा गया तो लाभ ही बताना है। तो सामाजिक लाभ, राजनीतिक लाभ, आर्थिक लाभ, सांस्कृतिक लाभों का उल्लेख करना है। सहिष्णुता, तो दिखाएं कि कैसे विविधता हमें अधिक सहनशील बनाती है। और सॉफ्ट पावर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि के बारे में लिखना है। क्या नहीं लिखना है, तो केवल धर्म तक सीमित नहीं रहना है, इसमें भोजन, वेशभूषा, संगीत और कला को भी शामिल करना है। और सांप्रदायिक तनावों का जिक्र करने के बजाय समाधान और लाभ पर ध्यान केंद्रित करना है क्योंकि प्रश्न लाभ पर ही है। अब आइए प्रमुख पॉइंट्स को देखें। तो सामाजिक सामंजस्य एवं सहिष्णुता, तो विभिन्न समुदायों के साथ रहने से लोगों में स्वयं से भिन्न विचारों के प्रति सम्मान पैदा होता है जो सामाजिक स्थिरता के लिए अनिवार्य है। नहीं तो फिर कैसे होगा, जब केवल आप ही का विचार हावी रहेगा तो फिर कैसे आप जो है किसी इस समाज में सरवाइव कर पाएंगे। तो निश्चित बात है कि हमारी बात अलग है, किसी और की बात अलग होगी, लेकिन सबकी बात को लेकर के जब चला जाएगा तभी तो एक समाज और एक संस्कृति का निर्माण होगा। तो सांस्कृतिक समृद्धि जैसे संगीत, सूफी और भक्ति, अब एक की शाखा इस्लाम से निकली है, एक हिंदू शाखा है। वास्तुकला जैसे इंडो इस्लामिक, खान पान में विविधता भारत को एक जीवंत संग्रहालय बनाती है। लोकतांत्रिक लचीलापन, तो सम्मिश्र संस्कृति लोकतंत्र को मजबूत करती है। क्यों? क्योंकि यह अल्पसंख्यकों और बहुसंख्यकों के बीच संवाद को बढ़ावा देती है। वैश्विक सॉफ्ट पावर, तो भारत की सांस्कृतिक विविधता जैसे योग, बॉलीवुड, व्यंजन दुनिया भर के पर्यटकों और निवेशकों को आकर्षित करती हैं जिससे वैश्विक स्तर पर भारत का प्रभाव बढ़ता है। अनुकूलनशीलता, एडाप्टेबिलिटी, एक सम्मिश्र समाज नई तकनीकों और विचारों को बहुत जल्दी अपना लेता है क्योंकि वह पहले से ही परिवर्तनशील और विविध वातावरण में रहता है ना। अब जो है देखिए सारी चीजों को कैसे समझाया गया है। सामाजिक सामंजस्य एवं सहिष्णुता तो हाथ मिलाते हुए, लोकतांत्रिक लचीलापन बैलेट पेपर है, सांस्कृतिक समृद्धि, अनुकूलनशीलता, लोकतांत्रिक लचीलापन, वैश्विक सॉफ्ट पावर। ठीक है, गौतम बुद्ध जी बैठे हुए हैं। अब आदर्श उत्तर देखा जाए तो सबसे पहले प्रस्तावना, भारत की सम्मिश्र संस्कृति सदियों के आत्मसातीकरण की प्रक्रिया का परिणाम है। तो एक परिचय हो गया बड़ा शानदार कि हमने स्पष्ट रूप से यह कह दिया कि भारत में क्या है, सम्मिश्र संस्कृति है, कंपोजिट कल्चर है और ये सदियों के आत्मसातीकरण की प्रक्रिया का परिणाम है। यह विविधता केवल सह-अस्तित्व नहीं है बल्कि विभिन्न परंपराओं के रचनात्मक मिलन का नाम है जो राष्ट्र को कई स्तरों पर लाभ पहुंचाती है। अब प्रमुख लाभ, तो सामाजिक एकता, यह समाज में सहिष्णुता और वसुधैव कुटुंबकम के भाव को विकसित करती है जिससे आंतरिक संघर्ष कम होते हैं। सांस्कृतिक धरोहर, तो भाषा, कला, संगीत और भोजन की विविधता भारत को वैश्विक पर्यटन का केंद्र बनाती है जिससे राजस्व और रोजगार का सृजन होता है। सॉफ्ट पावर, भारत की यह छवि कि यहां सभी विचार फलते फूलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में भारत की नैतिक शक्ति सॉफ्ट पावर को बढ़ाती है। समावेशी विकास, तो विविधता विभिन्न समुदायों के पारंपरिक कौशलों जैसे हस्तशिल्प, आयुर्वेद के मेल से आर्थिक नवाचार को जन्म देती है। अब निष्कर्ष पे हम आ गए। तो संक्षेप में सम्मिश्र संस्कृति भारत का राष्ट्रीय कवच है जो इसे बाहरी प्रभावों के प्रति लचीला और आंतरिक रूप से समृद्ध बनाता है। ठीक है, अब आइए
5वें प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। तो समकालीन भारत में, कंटेम्परेरी इंडिया में प्रमुख महिला संगठनों के योगदानों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। तो आलोचनात्मक परीक्षण करना है, यह ध्यान रखिए। क्या है प्रश्न में? आलोचनात्मक परीक्षण करना है, केवल परीक्षण नहीं करना है। तो हमें इसमें क्या क्या लिखना है, यह सबसे पहले समझें। डूज एंड डोंट्स, क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है। तो विविध क्षेत्रों का उल्लेख करना है। कानूनी सुधार क्या हुआ, आर्थिक आत्मनिर्भरता, जमीनी लाभबंदी, प्रमुख नाम तो सेवा, एनसीडब्ल्यू और गैर सरकारी संगठनों एनजीओ का हमें जिक्र करना है। कानूनी प्रभाव, विशाखा गाइडलाइंस और निर्भया कांड के बाद के कानूनी बदलावों में इनकी भूमिका, इसका को लिखना है। केवल सरकार की आलोचना नहीं करनी है, पुराने इतिहास में नहीं जाना है, फोकस समकालीन भारत पर है। ठीक है, तो आइए क्या क्या लिखना है देखिए। तो आर्थिक सशक्तिकरण तो सेवा, सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन जैसे संगठनों ने असंगठित क्षेत्र की महिलाओं को बैंकिंग और स्वरोजगार से जोड़कर उन्हें आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाया है। कानूनी एवं नीतिगत सुधार तो महिला संगठनों के निरंतर दबाव के कारण ही घरेलू हिंसा अधिनियम 2005, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न अधिनियम और निर्भया एक्ट जैसे कड़े कानून अस्तित्व में आए हैं। जमीनी लामबंदी तो गुलाबी गैंग और शराब विरोधी आंदोलनों ने ग्रामीण भारत में पितृसत्ता और घरेलू हिंसा के विरुद्ध एक आक्रामक चेतना पैदा की है। डिजिटल सक्रियता तो समकालीन दौर में मी टू, आप लोगों को तो याद ही होगा कितने बड़े बड़े लोग धराशायी हो गए थे इस अभियान के बाद, मी टू। तो समकालीन दौर में मी टू जैसे अभियानों ने डिजिटल माध्यम से महिला अधिकारों की लड़ाई को वैश्विक और व्यापक बनाया। अब आलोचनात्मक पक्ष, यही तो पूछा गया प्रश्न में। तो वर्ग विभाजन, अधिकांश बड़े संगठन शहरी और शिक्षित महिलाओं के मुद्दे जैसे कारपोरेट ग्लास सीलिंग यानी एक पारदर्शी दीवार, माने जो दिखाई ना देती हो लेकिन हो। तो मतलब यह कि अधिकांश बड़े संगठन शहरी और शिक्षित महिलाओं के मुद्दों पर केंद्रित हैं। दूसरा, जातीय और नृजातीयता की उपेक्षा, दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यक महिलाओं की विशिष्ट समस्याओं को अक्सर मुख्यधारा के महिला आंदोलनों में पर्याप्त जगह नहीं मिलती है। अब स्वरा भास्कर जो महिला अधिकारों की बात करती हैं, तो वो क्या महिला अधिकारों की बात करती हैं? तो उन्होंने ये कहा कि महिलाओं को प्लेजर नहीं मिल पा रहा है। तो उनके विरोध में कुछ लोगों ने वीडियो बनाया और यह कहा कि प्लेजर कहां मुद्दा है, मुद्दा क्या है? भोजन मुद्दा है, कपड़ा मुद्दा है, उस महिला के बच्चे की शिक्षा मुद्दा है, उस महिला के बच्चे को पोषण सही मिले, अगर वो विवाहित है तो वो मुद्दा है। लेकिन अब स्वरा भास्कर के लिए महिलाओं का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? प्लेजर का, कि महिलाओं को प्लेजर नहीं मिल पा रहा है, उनके पति या उनके मित्र उनको प्लेजर नहीं दे पा रहे हैं। तो ये बात। इसके अलावा फंडिंग पर निर्भरता, कई संगठनों की सक्रियता विदेशी फंडिंग या सरकारी अनुदान पर निर्भर है, जिससे उनकी स्वायत्तता प्रभावित होती है। तो अब ये देखिए, हमने जो है इंडियन सोसाइटी से ये क्वेश्चन है, व्हाट टू इंक्लूड, व्हाट टू अवॉइड। तो की कंट्रीब्यूशन, द क्रिटिकल पर्सपेक्टिव, क्लास डिवाइड, मोस्ट प्रोमिनेंट ऑर्गेनाइजेशन आर अर्बन सेंट्रिंग, फोकसिंग मोर ऑन इशू ऑफ एजुकेटेड वुमेन, कारपोरेट ग्रास सेलिंग जो हमने बात किया, नेग्लेक्ट ऑफ कास्ट एंड एथनिसिटी, डिपेंडेंसी ऑफ फंडिंग, ग्रास रूट मोबिलाइजेशन। तो अब आदर्श उत्तर पे हम आ गए हैं। तो देखिए, जो बातें हमने बताई उसका प्रयोग करके हमने उत्तर कैसे लिखा। तो समकालीन भारत में महिला संगठन कल्याणकारी दृष्टिकोण से हटकर, ध्यान से, कल्याणकारी दृष्टिकोण से हटकर, पहले केवल कल्याणकारी दृष्टिकोण की बात हो रही थी, कल्याणकारी दृष्टिकोण से हटकर अधिकार आधारित दृष्टिकोण की ओर बढ़ रहे हैं। ये संगठन नीति निर्माण से लेकर जमीनी संघर्षों तक सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। अब प्रमुख योगदान और उसके बाद आलोचनात्मक परीक्षण। तो कानूनी संरक्षण, तो महिला संगठनों ने घरेलू हिंसा, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न और बलात्कार संबंधी कानूनों को सख्त बनाने के लिए सफल पैरवी की है और कानून सख्त हैं इस समय।
आर्थिक मॉडल, सेवा जैसे संगठनों ने सहकारी मॉडल के माध्यम से लाखों गरीब महिलाओं को वित्तीय आत्मनिर्भरता प्रदान की है। जागरूकता, पंचायती राज संस्थाओं में महिला आरक्षण के प्रभावी क्रियान्वयन में इन संगठनों ने प्रशिक्षण और चेतना का कार्य किया है। आलोचनात्मक परीक्षण, यद्यपि इनके प्रयास सराहनीय हैं, किंतु ये संगठन प्रायः अभिजात्य वर्ग, इलीट क्लास की चिंताओं तक सीमित रह जाते हैं। ग्रामीण हाशिए के समुदायों और असंगठित क्षेत्र की महिलाओं की भागीदारी अभी भी कम है। इसके अतिरिक्त आंतरिक वैचारिक मतभेदों के कारण कई बार ये संगठन एकजुट राजनीतिक शक्ति नहीं बन पाते। तो अब निष्कर्ष में क्या लिखना है? तो महिला संगठन भारतीय लोकतंत्र के सजग प्रहरी हैं, परंतु उन्हें अधिक समावेशी बनने की आवश्यकता है ताकि समाज के अंतिम पायदान पर खड़ी महिला तक सशक्तिकरण पहुंच सके। अब आप देखिए, जब प्रश्न आपने देखा होगा तो कितना कठिन लगा होगा, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर लिखना कितना आसान है ये आपने समझा होगा। ठीक है, तो इस तरह से जीएस फर्स्ट पेपर 2020 के 5 लघु उत्तरीय प्रश्नों को हमने इस लेक्चर में डिस्कस किया। मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मेरा ये प्रयास आपको कैसा लगा। मिलता हूं इसी तरह के अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद।